Yes, good morning students. This video is conic sections chapter number 11. First we will take introduction of these chapters. As its name suggests, conic section means sections of a cone. If you section a cone, you have four different type of figures, you can say. One is circle, number two is ellipse, parabola, then hyperbola. Now this is a rough introductions and given in your few NCERT pages, 5 pages 236 to 39. Now let us take briefly on this point ki what is conic sections. Suppose you take a vertical lines. This may be called as vertical lines, may be called as L. And M is another line intersecting at a fixed point. This is another line intersecting at a fixed point and makes an angle alpha. Let me call this is M. Clear? L is a fixed vertical line, M is another intersecting lines which makes an angle alpha with the fixed lines. Suppose now we rotate a line M around L in such a way the surface is generated. कोई ना कोई सरफेस आ जाएगा जब आप इसको इस टाइप से रोटेट करेंगे. जो सरफेस आएगा वो मैं आपको शो कर देता हूं कि किस टाइप का सरफेस आएगा. इस टाइप का सरफेस आ जाएगा. ये आपकी वर्टिकल लाइन L रहेगी और यह वही एंगल अल्फा रहेगा और ये लाइन वही M रहेगी. क्लियर? तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सरफेस. दिस लाइन M इज कॉल्ड जनरेटर एंड लाइन L इज कॉल्ड एक्सिस. तो आप इसको डबल नैपी कॉन कहते हैं. डबल नैपिड कॉन मतलब एक डमरू की शेप में होता है ये. जैसे आपने कॉन के वर्टेक्स देखे, दोनों कॉन के वर्टेक्स को आपस में मिला दें तो वो डबल नैपी कॉन. देखिए फिगर्स में ऐसे बनता है. ये वर्टिकल लाइन है, ये है. आप इसने ब्लैक पेन को 360 डिग्री पे रोटेट करना है in such a way that always it makes an angle 360 degree alpha constant से. Now this V is called vertex. M already I have told you generator. L I have called you axis of the cone. ये टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ी सी याद रखने की कोशिश करनी चाहिए. Now one more point. Now this double nappy cone intersect by a plane. Planes mean कोई भी इस टाइप से एक फिगर्स जिसको आप प्लेन कह देंगे, which makes an angle beta with the axis of the cone. And that is called as conic sections. Now we will intersect this nappy with the help of plane which makes an angle beta with the axis of cone. Now 4 cases arise.
इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर जो हम प्लेन को 90 डिग्री पे रख के काट दें तो जो ऊपर सेक्शन सरफेस नजर आएगा डबल नेपी का, वो एक सर्कल नजर आएगा। द सेक्शन इज कॉल्ड ए सर्कल। इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री, ये सेकंड केस है। बीटा ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री, द सरफेस यू ऑब्टेन्ड इज एलिप्स। जो सरफेस आपको मिलेगा वो एलिप्स का मिल जाएगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मीन अल्फा कौन सा है? जो जनरेटर ने एक्सिस के साथ एंगल बनाया था। बीटा वो है जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन के साथ है। देन द सरफेस ऑब्टेन्ड इज पैराबोला। But in this case, in all the cases, the beta is either greater than alpha or equal to 90 degree or equal to beta. But only one case, if beta is less than alpha, then hyperbola. And this is the only case when your plane cut both the naps of the cone. ऊपरले कोन को भी काटेगा और निचले कोन को भी कट करेगा। दिस इज द ओनली केस when the plane cut both the naps, both the cones, ठीक है। the intersection of the surface obtained is called as hyperbola. So this is the topic, only I have given you the ideas, and sometime 1 marks question may arises. The theory should be known कि what is conic sections, at least you should know. तो 1 पेजेस पे 237 पेजेस पे सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन्होंने डायग्राम से शो भी किए हैं, आप देख भी सकते हैं डायग्राम से। मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक लाइन एल है, एक जनरेटर है, मेक्स एन एंगल अल्फा। इंटरसेक्शन जो प्लेन है उसने एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया। अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन पैराबोला। इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री, देन यू हैव पैराबोला, सॉरी एलिप्स। इफ बीटा इज 90 डिग्री यू हैव सर्कल। इफ बीटा ग्रेटर देन अल्फा यू हैव हाइपरबोलास। इनकी इक्वेशंस और बाकी की बातें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग इज योर सर्कल्स, जिसकी थ्योरी बोर्ड के ऊपर आप काफ़ी देर से देख रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सर्कल्स। फर्स्ट डेफिनेशन, ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए लोकस मीन पाथ होता है, ये फिक्स पॉइंट है, ये कोई रिवॉल्विंग पॉइंट है जो इस ढंग से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा इक्वल है। ठीक है। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी ले लो विच मूव्स इन ए प्लेन, प्लेन बोर्ड हो गया, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर। अगर जो हम इसके कोऑर्डिनेट एच और के ले लें, कांस्टेंट डिस्टेंस आर ले लें, लोकस के पॉइंट एक्स और वाई ले लें, तो डिस्टेंस फार्मूले से ओ पी आर आ जाएगा। ओ पी विल स्केयर विल बी इक्वल टू आर स्केयर आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्राइव हो जाती है। इक्वेशन मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बताया था कि एनी एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड एज इक्वेशंस। और जो एक्स वाई पॉइंट होते हैं लोग इसको वेरिएबल कहते हैं, आप कह सकते हैं एनी पॉइंट ऑन इट्स लोकस। तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। द नेम इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। मीन इसमें आपको फिक्स पॉइंट भी दिया होगा और फिक्स डिस्टेंस भी दिया होगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। क्लियर, डेफिनेशंस क्लियर है। ये इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे ए स्केयर है, मीन डिस्टेंस इज टेकन टू बी ए इन प्लेस ऑफ आर। क्लियर।
आगे ये छोटे छोटे केसेस हैं, फिगर बनाते रहेंगे तो केसेस क्लियर हो जाएंगे। वैसे आप क्रैमिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन इनकी फिगर विजुलाइज करनी पड़ेंगी आपको। इफ ए सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देखिए फिगर बना लीजिए, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, मीन ये फिगर है। अब सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, h कॉमा के, और नेचुरली ऑफ कोर्स रेडियस क्या होगी क्योंकि पासिस थ्रू ओरिजिन है, इज h। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, ये O ले लो, सेंटर को C ले लो, ठीक है। कोई भी लोकस के ऊपर पॉइंट ले लेंगे तो रेडियस तो यहीं से आ जाएगा, एक्स वाई पी पॉइंट ले लो। अब ये h है तो ये भी h होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस रहेंगे, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो यही मैंने लिखा होगा। सेंटर ए सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप h की जगह a और 0 पॉइंट ले सकते हैं। ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ए सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, इसी फिगर में देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि सेंटर में ब्लैक पेन से वाई एक्सिस के ऊपर लेता हूं तो ये सर्कल आ जाएगा। अब इसके वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट 0, a आ जाएंगे, रेडियस a आ जाएगा। तो P लोकस के ऊपर पॉइंट एक्स वाई जरूर लेंगे जब इक्वेशंस लेनी होगी। तो रिजल्ट आएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। इफ ए सर्कल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस, अब इसमें देख लीजिए, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, टचेस एक्स एक्सिस, ऐसा केस हो सकता है। इट मीन सेंटर इज h कॉमा k, तो रेडियस भी k रहेगी। देख लो, लोकस के पॉइंट से आप डिफाइन कर लेंगे। सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, टचेस वाई एक्सिस, फिगर बना लीजिए, टचेस वाई एक्सिस, ये फिगर है, ये h कॉमा h k लेंगे और ये रेडियस h आ जाएगी। फिगर बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। टचेस बोथ द एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, टचेस बोथ द एक्सिस, इसका मतलब यहां पे a कॉमा a लेंगे क्योंकि ये रेडियस ये भी a है और ये भी a है। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बिकॉज इसमें कैलकुलेशन तो डिस्टेंस फार्मूला ही है, सिर्फ आपने फिगर्स को पढ़ना है। कि मैंने कहा था कि जब भी आपने, क्योंकि जब ड्राइव करना है तो आप यहाँ पे लोकस के ऊपर पॉइंट P जरूर लेंगे इन एवरी क्वेश्चन, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू ड्राइव। In every question you will take the point x and y, then and only then you can draw the equation of circle by using distance formula. तो ये आपकी छोटी छोटी डिफरेंट शेप्स ऑफ फिगर्स हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि अपनी एनसीईआरटी बुक के पहले 5 क्वेश्चंस 11.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस यू कैन ट्राई ऑफ योर ओन। लेट मी गिव एन आइडिया कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट इट्स माय सजेशंस दैट यू शुड ड्रॉ द फिगर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल एंड इरेजर्स। क्योंकि बिना फिगर के आप सम करेंगे तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये पोर्शंस में क्लैरिटीज कम रहती हैं। I have removed the portion which we have discussed. I am taking one question. Let me take question number 5. 1 to 5 is your homework. Center is given to be minus a minus b.
and radius will be under root of a square minus b square. अब जब हम फिगर्स बनाते हैं, दिस विल बी सेंटर माइनस ए एंड माइनस बी एंड दिस विल बी योर रेडियस आर, इसको भी आप आर ले लेते हैं. पी पॉइंट लोकस पे आप एक्स कॉमा वाई, सेंटर सी, सी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, डिस्टेंस फार्मूला एक्स प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर. फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है. ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन इस टाइप से ही हैं. चलो नेक्स्ट 5 के लिए थ्योरी कर लेते हैं. नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स. इसमें आप 2 बातें ध्यान में रख सकते हैं. हम लोग जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशंस नॉर्मली ये लेते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती है, मतलब आपको ए बी सी कांस्टेंट चेंज नहीं करने चाहिए, यही लर्न करने होते हैं. हम कहते हैं फर्स्ट विल रिप्रेजेंट सर्कल इफ नंबर 1 कंडीशन a is equal to b, that is coefficient of x square is equal to coefficient of y square. Number 2, h is equal to 0, that is no term containing x into y. ये तो आपका स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, इसलिए हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसी कहते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0. यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 2gx थोड़ा गैप, वाई स्क्वेयर प्लस 2fy थोड़ा गैप, माइनस c. x की टर्म x के साथ रख दी, y की टर्म y के साथ. g का हाफ कितना होता है? 2g का हाफ g, तो g स्क्वेयर इधर ऐड कर दो. इसका आधा f होता तो f स्क्वेयर ऐड कर दो. इधर भी ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करोगे. ये बन जाएगा x प्लस g का होल स्क्वेयर. ये बन जाएगा y प्लस f का होल स्क्वेयर. दिस इज अंडर रूट ऑफ, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म आपने सर्कल की लर्न करी थी जब सेंटर और रेडियस दिया है, ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस दिस. तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे वो माइनस जी माइनस एफ आएगा एंड जो रेडियस आएगा वो अंडर रूट ऑफ ये जब डायरेक्ट इक्वेशन दी होती हैं तो आप सेंटर एंड रेडियस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज आप ये प्रोसीजर भी लर्न कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में पहले x की टर्म इकट्ठी करें, जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर लें, x का कोफिशिएंट का हाफ, 2g का हाफ g स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, y का कोफिशिएंट का हाफ, 2f का हाफ, f स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, परफेक्ट स्क्वायर बना ले. देखो रूल 2, फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स.
मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ईच इक्वल टू यूनिटी बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अगर जो यूनिटी नहीं है तो आपको यूनिटी बना लेना चाहिए। इक्वल जरूर होंगे, अगर जो दोनों इक्वल ही नहीं है तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है। वो कंडीशंस मैंने आपको लिख के दे भी दी हैं। देन हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद माइनस साइन minus half of the coefficient of y with minus sign will be center, and radius will be minus half of the coefficient का whole square mean g का whole square plus f का whole square minus c। लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला तब लगाना है जब आप इसको यूनिटी बना लेंगे, ये बात ध्यान में रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 9 चार क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर बेस्ड हैं, जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई हैं और आपको सेंटर एंड रेडियस निकालना है। देखिए, लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, find the center and radius of the circles x square plus y square minus 8x plus 12y plus 10y है minus 12 इक्वल टू 0। देखिए, दो तरीके हैं। अगर जब आप डायरेक्ट लगाते हैं तो सेंटर क्या होगा, इसका हाफ 4, इसका हाफ -5, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये तो डायरेक्ट मेथड है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है, और रेडियस क्या आएगा, जी स्क्वायर का मतलब 16, एफ स्क्वायर का मतलब 25, माइनस सी का मतलब -30। तो प्लस 12 हो जाएगा, 53 आ जाएगा। क्लियर। वैसे आपने कैलकुलेट करना है मेथड नंबर 2। आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, क्योंकि इसका हाफ का स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 10y, इसका आधा 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 प्लस 16 प्लस 12। बात वही रहती है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 53 का स्क्वायर। ये जर्नल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का तरीका है। बस नॉर्मली बच्चों से गलती यही होती है कि वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर यूनिटी नहीं करते। अगर जब आप यूनिटी कर लेंगे तब तो कभी प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो व्हाट इज द मेन पॉइंट टू बी कंसिडरेशन, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर यूनिटी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यूनिटी आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब पहले यूनिटी बनाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सेंटर आप डायरेक्ट फार्मूले से भी याद रख सकते हैं, 1/4, 0, बिकॉज हाफ कोफिशिएंट माइनस साइन, तो यही आएगा। एंड व्हाट इज रेडियस, अंडर रूट ऑफ 1/16, दैट इज 1/4 ही आएगी, क्योंकि बाकी तो सारे 0 ही हैं। कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ y भी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये ध्यान में रखना कि विल मेक इट यूनिटी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट
नेक्स्ट थ्योरी आई हैव रिटन, that is position of a point with respect to a circles. To find the position of a point means, पहले मतलब समझ लीजिए, ये कोई सर्कल्स है, ये कोई पॉइंट है। पोजीशन का मतलब ये है कि ये सर्कल का सेंटर है। इसका मतलब पोजीशन का मतलब कि हमें ये बताना है कि जो P पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा या सर्कल के ऊपर लाई करेगा या सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो जब हमें कोई सर्कल दिया होगा तो ऑफ कोर्स हमें उसका सेंटर भी पता होगा, रेडियस भी पता होगा। नहीं पता होगा तो हम निकाल लेंगे। इसका मतलब यह है कि ये CP का मैं डिस्टेंस फार्मूला निकालूंगा और ये CQ जो है वो रेडियस हो जाएगी। मैं कह दूंगा कि CP डिस्टेंस इज ग्रेटर देन R, P लाइज आउटसाइड द सर्कल। फिगर से क्लियर है। अगर CP इज इक्वल टू R है तो लाइज ऑन द सर्कल, एंड इफ CP इज लेस देन R द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। इसके ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड NCERT बुक्स में, कि डज द पॉइंट -2.5, 3.5 lies inside, on, outside the circle x square plus y square is equal to 25। फिगर्स बना लेते हैं। ये सर्कल का पॉइंट सेंटर 0 0 है, क्योंकि जो सर्कल है ये 0 0 रेड सेंटर का है। रेडियस जो है वो मुझे 5 दी हुई है। ये मेरा P पॉइंट है, -2.5, 3.5। तो सबसे पहले तो मैं CP डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ। ये तो आ जाएगा 6.25 प्लस 12.25, दिस इज अंडर रूट ऑफ 18.5। क्लियर? विच इज डेफिनेटली इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग। इज इट क्लियर? 4.3 कह लेता हूं। क्लियर? अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट। एक्चुअली क्या होता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 है, 4 और 5 के बीच में आंसर आएगा, तो इसलिए 4.3 कह दिया। इट मीन्स CP इज लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल्स, देयरफॉर पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन के मेथड बड़े सिंपल्स होते हैं, जिनके वंस प्लेस के सम 10 होता है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ 25 और 2 से एक नया नंबर 3 लेके 3 × 2 6 कर देते हैं, इसलिए मैंने 6.25 और ले लिखा। ऐसे ही 3.5 को 3.5 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे, वंस प्लेस सेम है और 10 प्लेस 3 भी इक्वल है, तो 4 3 जा कितना होगा 12.25। तो थोड़ी सी ये फास्ट कैलकुलेशंस हो जाती। तो NCERT बुक्स में एक यही क्वेश्चंस दिया हुआ था आपके पास, जिसमें ये बात पता लगती थी कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लेना। अब मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये एक्स्ट्रा हैं बट ज़रूरी हैं, आपके आने चाहिए। फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। पहले वो सम डिस्कस कर लेते हैं जो बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं,
टू गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वी शुड नो मिनिमम 3 कंडीशन, लाइंस में 2 चाहिए होती। शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक का मतलब है चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट्स लेकर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे, चौथा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन ही ले लेता हूं ताकि फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। कोई भी 3 पॉइंट्स ले लें। फर्स्ट पासिस 2, -7, पासिस का मतलब है x की जगह 2 आ जाएगा, y की जगह 7। तो पहले हम g वाली टर्म लिख लेते हैं, फिर हम f वाली लिख लेते हैं, फिर हम c लिख देते हैं और फिर हम कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं 53। इसको थोड़ा इसी तरीके से लिखने की कोशिश करना। देखो यहाँ से तो 2 4 आ जाएगा 49 और 4 53, तो यहाँ लिख दिया। 2 पुट किया 4g, 7 पुट किया c एज इट इज। नेक्स्ट पॉइंट ले लो 8, 1। थोड़े से मैं मुश्किल पॉइंट ले रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन सिखा सकूं। वैसे आप पहला पॉइंट 1 0 भी ले सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 में से कोई भी 3 पॉइंट्स लेने हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप ही करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। 16g प्लस f प्लस c प्लस 65 इक्वल टू 0। फर्स्ट पास इज 9, -6, 18g -12f प्लस c 36 प्लस 81 117। अब c को एलिमिनेट कर लीजिए। सेकंड माइनस थर्ड, -12g -15f -8 -12 इक्वल टू 0। जो सिंप्लीफाई होता है हाथ की हाथ कर देना चाहिए। -3 से कैंसिल कर लेता हूं, 4g प्लस 5f प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लो। थर्ड -4 ताकि c एलिमिनेट हो जाए, -2g प्लस 13f -52 इक्वल टू 0। इसमें कुछ सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, इसका मतलब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2g -13f प्लस 52 इक्वल टू 0, इसको 6 कह लें। आगे ऑन सॉल्विंग 5th and 6 लिखने का तरीका यही होता है। मैंने जो शॉर्टकट समझा रखा है g के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, g को निगलेक्ट करते हैं। 260 प्लस 52 अपॉन -52 -10, दिस इज -62 अपॉन 2 -,
तो ये पॉइंट्स आपका अजीब से पॉइंट्स आ रहे हैं जी के। गलती तो मुझे नहीं लग रही है। यहाँ मिस्टेक्स आ गई। ये 2f आएगा और जब सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो ये 15 की जगह 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 से कैंसल्ड हो जाएगा। उसका इफेक्ट यहाँ भी होगा, ये +14 आ जाएगा। इसका मतलब जब -2 से कैंसल्ड करेंगे जी, ये -7 आ जाएगा और +26। ये इस क्वेश्चन की करेक्शंस होगी। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। 24 10 +21 that is 125. This is -21 -4. This is -25, that is -5. F will be equal to, आपको पता मिडिल टर्म के साथ हम माइनस साइन लगाते थे, तो दिस इज -25 एज इट इज 78 -3, तो -75/25 that is -3. This implies f is equal to 3. Now from second आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 इंटू जी -20 -42 प्लस c प्लस 53 इज इक्वल टू 0. दिस implies c इज इक्वल टू 9 -62 प्लस 53. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. मैं स्टूडेंट्स को काफ़ी देर से कहता हूँ कि भी ये वाली कैलकुलेशन सीखनी चाहिए। 10th क्लास से मैं स्टूडेंट्स के पीछे लगता हूँ कि जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाली सॉल्व करनी नहीं आती वो कॉम्पिटिटिवली क्या CBSE भी उससे ढंग से सॉल्व नहीं होता, वैसे से हम फिर प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। कॉन्साइक्लिक मीन्स नाउ फर्स्ट इसको आप 7 कह लें। फ्रॉम 7 जो पॉइंट है कौन सा है 1 प्लस 0 माइनस 10 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. 1,0 lies on 7th. This implies the 4 points are concyclic. अब इसी तरीके से आप 3 पॉइंटों से, वैसे मैं 1 0 लेके करता तो कैलकुलेशन इजी होती, पर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा था। आई गॉट द मिस्टेक्स कि 1 के साथ यहाँ 2f आना चाहिए था, उसी का जहाँ जहाँ इफेक्ट पड़ा मैंने रेड पेन से करेक्ट किया और फाइनल आंसर भी सही आ गया। इससे अब क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ट्राई करेंगे। क्लियर? और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो आप 11.1 में ये थ्योरी लर्न करके आप इतना ही करिए। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑन कॉनिक सेक्शंस।